ancient history, and Buddhist sites, art, architecture, a UNESCO heritage, modern history, tribal, peasant, and regional rebellions, modern history, personalities and national identity, social reform movements and literature, cultural festivals and performing arts, heritage conservation and maritime history, treaties, scripts, GI tags, and disputes. नमस्ते। प्राचीन भारत और बौद्ध धरोहरों पर आधारित इस खास एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज सीधे सोर्स टेक्स्ट के जरिए बौद्ध इतिहास और उन धरोहरों को बचाने वाले कानूनों के तह तक जाएंगे। ये सफर सिर्फ तथ्यों का नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे पूरे इतिहास को समझने का है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखते हैं आज क्या क्या कवर होने वाला है। शुरुआत करेंगे सीक्रेट रेलिक्स और हेरिटेज लॉज से, फिर गौतम बुद्धा की जीवन और सारनाथ जैसे प्रमुख बौद्ध स्थलों को देखेंगे। इसके बाद कश्मीर में बौद्ध धर्म की छाप और आखिर में देवनिमोरी रेलिक्स के साथ साथ गुप्त काल के स्वर्णिम युग पर एक नजर डालेंगे। आगे बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ, सीक्रेट रेलिक्स एंड हेरिटेज लॉज, यानी मूल्यवान धरोहरों की सुरक्षा। आखिर इन प्राचीन खोजों की आज के समय में क्या अहमियत है, चलिए समझते हैं। अब 1898 की उस घटना को याद करते हैं जब विलियम क्लैक्सटन पेपे ने उत्तर प्रदेश में एक स्तूपा के अंदर कुछ बेहद दुर्लभ चीजें खोजी थीं। ये थे पिपराहवा रेलिक्स। इनका सीधा कनेक्शन प्राचीन कपिला वस्तु से है, जो बुद्धा की मातृभूमि थी। इस स्तूपा से हड्डियां, कीमती पत्थर और कलश मिले थे। 1999 में इनमें से ज्यादातर हिस्सों को कोलकाता के इंडियन म्यूजियम भेज दिया गया। और हाँ, एक दिलचस्प बात, हड्डियों का एक हिस्सा सायम, जिसे आज हम थाईलैंड कहते हैं, वहां के राजा को उपहार में दिया गया था। अब ये रेलिक्स अचानक चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि हाल ही में इन्हें मई 2025 में हांगकांग में नीलामी के लिए रखा गया था, लेकिन हमारे संस्कृति मंत्रालय ने तुरंत एक्शन लिया और इस नीलामी को रोक दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि ऐसी नीलामियों को कानूनी रूप से रोका कैसे जाता है। यहां एंट्री होती है दी एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 की। ये कानून बनाया ही इसलिए गया था ताकि प्राचीन वस्तुओं का इल्लीगल एक्सपोर्ट और स्मगलिंग रोकी जा सके। इसके मुताबिक कोई भी चीज जो 100 साल से पुरानी है वो एंटीक्विटी कहलाती है। और सबसे जरूरी बात, पिपरावाह रेलिक्स दुर्लभ ए कैटेगरी में आते हैं, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि इन्हें किसी भी हाल में देश से बाहर नहीं भेजा जा सकता, यहां तक कि किसी एग्जीबिशन के लिए भी नहीं। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल है और यही कानूनी ढांचा इन धरोहरों का सबसे बड़ा रक्षक है। रेलिक्स और कानूनों के बाद अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा, एक ऐसी बुनियाद जिसके बिना ये सारा इतिहास अधूरा है। गौतम बुद्ध का जीवन चक्र 4 मुख्य स्थलों से जुड़ा है और ज्योग्राफी के हिसाब से इन्हें याद रखना काफी आसान है। कहानी शुरू होती है लुम्बिनी से, जहां शाक्य वंश के राजा शुद्धोधना के यहाँ सिद्धार्थ का जन्म हुआ। फिर ज्ञान की तलाश उन्हें बोध गया ले आई, जहां पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें एनलाइटनमेंट मिला। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को हम धर्मचक्र प्रवर्तना के नाम से जानते हैं। और आखिर में कुशीनगर वो स्थल है जहां उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। एक तरह से देखा जाए तो ये 4 जगहें पूरे बौद्ध धर्म की नींव हैं। इस नींव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तीसरा हिस्सा है सारनाथ और मेजर बुद्धिस्ट साइट्स। देखते हैं इन आस्था के केंद्रों में आखिर क्या खास है। सारनाथ के बारे में अभी सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने इस साइट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिलाने की पूरी तैयारी कर ली है। 2025-26 नॉमिनेशन के लिए एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ नाम का एक डॉजियर जमा किया जा चुका है, जिसका मेन फोकस इसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को दुनिया के सामने लाना है। सारनाथ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? वाराणसी के बिल्कुल पास है ये, और यही वो जगह है जहां बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिया था। यहां का धमेक स्तूपा उसी पहले उपदेश की जगह को मार्क करता है। वहीं चौखंडी स्तूपा उस जगह की याद दिलाता है जहां बुद्धा अपने पहले शिष्यों से मिले थे। और भूलिए मत, अशोका का बनवाया धर्मराज्य का स्तूपा और हमारा राष्ट्रीय प्रतीक ओरिजिनल अशोकन लायन कैपिटल दोनों यहीं सारनाथ म्यूजियम में सुरक्षित हैं। अब बाकी प्रमुख तीर्थ स्थलों को ज्योग्राफी के साथ मैप करते हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। बिहार में फल्गु नदी के किनारे स्थित है बोधगया। यहाँ महाबोधि टेम्पल और वज्रासना यानी ज्ञान प्राप्ति का एग्जैक्ट डायमंड थ्रोन मौजूद है।
बॉर्डर क्रॉस करें तो नेपाल के तराई क्षेत्र में लुम्बिनी मिलता है, जो वैसे 1997 से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और तीसरा है उत्तर प्रदेश का कुशीनगर। यहाँ का रामाभर स्तूपा बुद्ध के दाह संस्कार स्थल को मार्क करता है। एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि फाक्सियन और शुआनज़ैंग जैसे फेमस चीनी यात्रियों ने भी अपने सफर में कुशीनगर का जिक्र किया था। चलिए यूपी और बिहार से अब थोड़ा उत्तर की तरफ रुख करते हैं। चौथे सेक्शन में बात होगी कश्मीर बुद्धिस्ट फुटप्रिंट की। कश्मीर वैली में बौद्ध धर्म के क्या निशान बचे हैं? कश्मीर अक्सर सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन ये फैक्ट कम ही लोग जानते हैं कि मौर्यन और कुषाण काल में ये बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र था। श्रीनगर के पास का हरावान अपनी एंशिएंट मॉनेस्ट्रीज और सुंदर टेराकोटा टाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। ललितादित्य की राजधानी परिहासपोरा में भी स्तूपा के अवशेष मिलते हैं, और पंडितन में तो बुद्धिस्ट और हिंदू कल्चर का एक बहुत यूनिक ओवरलैप देखने को मिलता है। पर सबसे नई और एक्साइटिंग डिस्कवरी हुई है शोपियन के जहनापुरा में। यहाँ हाल ही में कुषाण दौर के हेमिस्फेरिकल स्तूपास खोजे गए हैं। इसके अलावा मशहूर गिलगिट मैन्युस्क्रिप्ट्स का सोर्स भी यही रीजन है, और कनिष्क के टाइम पर जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो भी इसी क्षेत्र में आयोजित की गई थी। कश्मीर से अब वक्त में थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी हिस्से की तरफ, देवनोमोरी रेलिक्स और गुप्ता एरा। देखते हैं कि ये क्लासिकल पीरियड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अलग अलग ऐतिहासिक काल एक दूसरे से कैसे जुड़ते हैं, इसकी एक परफेक्ट कड़ी है गुजरात के शामला जी के पास मिला देवनिमोरी साइट। यहाँ 3री और 4थी शताब्दी के एक शरीरा स्तूपा की खुदाई हुई थी। शरीरा स्तूपा वो होते थे जिन्हें खास तौर पर बुद्धा या महान भिक्षुओं के शारीरिक अवशेषों को रखने के लिए बनाया जाता था। ये जगह पोस्ट मौर्यन और शुरुआती गुप्ता काल के बीच का एक ब्रिज है। इन रेलिक्स की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में इन्हें एक भारत श्रीलंका कल्चरल एक्सपोजिशन में काफी प्रोमिनेंटली डिस्प्ले किया गया था। और जब उस क्लासिकल दौर की बात होती है तो एक फ्रेज बार बार सामने आता है, द गोल्डन एज ऑफ इंडिया, यानी भारत का स्वर्णिम युग। ये कोई मामूली टैग नहीं है, ये एक पूरे एम्पायर की बहुत बड़ी लेगेसी है। 4ठी से 6ठी शताब्दी तक फैले इस विशाल गुप्त साम्राज्य की शुरुआत श्री गुप्ता ने की थी, लेकिन इसका असली विस्तार एक मैसिव एक्सपेंशन चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त के टाइम पर हुआ। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस साम्राज्य को और मजबूती दी। इस पूरे युग की सबसे बड़ी खासियत, जो यूपीएससी के नजरिए से भी बेहद इंपॉर्टेंट है, वो थी इनकी डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने साम्राज्य को स्मूथली चलाने के लिए प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंट किए थे। पावर का ये डिसेंट्रलाइजेशन ही वो बेहतरीन व्यवस्था थी जिसने इस युग को सच में एक स्वर्णिम युग बनाया। तो आखिर में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल पीछे छूट जाता है। चाहे कश्मीर के जहनपुरा में मिले नए हेमिस्फेरिकल स्टूपास हों या गुजरात के देवनिमोरी के रेलिक्स, क्या ये लगातार हो रही नई खुदाइयां हमारे पुराने ज्ञान को चुनौती देकर इतिहास को नए सिरे से लिख रही हैं? बिल्कुल लिख रही हैं। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास कोई बंद किताब नहीं है। हर नई खोज के साथ ये और जिंदा होता है। प्राचीन भारत और बौद्ध धरोहरों पर बने इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। अगली बार किसी और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, भारतीय कला, वास्तुकला और हमारी शानदार विरासत की इस खास चर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ हमारे इतिहास को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आज का ये सेशन आपके लिए एकदम परफेक्ट है। हम सिर्फ इतिहास के कुछ पन्ने नहीं पलटेंगे, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम को डिकोड करेंगे जो हमारे प्राचीन बंदरगाहों से लेकर आज की ग्लोबल पहचान तक आपस में जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए आज के इस लोकल टू ग्लोबल सफर के एजेंडे पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम बात करेंगे प्राचीन व्यापार और मुजरिस की, महारानी अहिल्याबाई के आर्किटेक्चरल योगदान की, मराठा किलों और यूनेस्को की, पेट्रा और एलोरा गुफाओं के खास कनेक्शन की, और अंत में मुगल शाही वास्तुकला की। तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, एक प्राचीन व्यापार और मुजलिस। अब देखिए, मुजरिस हेरिटेज प्रोजेक्ट कोई आम संरक्षण अभियान नहीं है। 2009 में केरल और केंद्र सरकार ने इसे शुरू किया था, और इसका मकसद है 3000 साल पुराने एक मल्टी कल्चरल पोर्ट सिटी को फिर से सहेजना। सोचिए जरा, उस जमाने में अलग अलग संस्कृतियों के लोग एक ही जगह आकर व्यापार करते थे। इसी साझा समुद्री विरासत, पुराने म्यूजियम्स, मस्जिदों और आराधनालयों को फिर से जिंदा करने की ये एक जबरदस्त पहल है। और जब हम मुजरिस की बात करते हैं तो चेरा राजवंश का जिक्र आना बिल्कुल लाजमी है। प्राचीन दक्षिण भारत के 3 प्रमुख तमिल राजवंशों में से एक चेरा राजवंश का पूरा दबदबा इसी समुद्री व्यापार पर टिका था।
वो मुजिरिस से रोमन एम्पायर को भारी मात्रा में काली मिर्च और मसाले एक्सपोर्ट करते थे। और पता है, इसी शानदार व्यापार की वजह से दुनिया भर में इस इलाके को स्पाइस कोस्ट यानी मसाला तट कहा जाने लगा था। अगर इसके टाइमलाइन को देखें तो कहानी संगम युग से शुरू होती है, जब शुरुआती चेरा शासकों ने समुंदर पर अपना दबदबा बनाया। फिर पहली सदी आते आते मुजिरिस रोम, अरब और भूमध्य सागरीय व्यापारियों के लिए एक मेगा इंटरनेशनल हब बन चुका था। लेकिन सब कुछ हमेशा एक सा नहीं रहता है ना। 1341 में पेरियार नदी में एक भयंकर बाढ़ आई और इस ऐतिहासिक बंदरगाह का पूरी तरह से पतन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ। 2. अहिल्याबाई की वास्तुकला विरासत। प्राचीन व्यापार के बाद अब देखते हैं कि हमारे क्षेत्रीय शासकों ने देश के निर्माण में क्या योगदान दिया। महारानी अहिल्याबाई होलकर का काम वाकई कमाल का था। उनके काम के दो पहलू थे। एक तरफ उन्होंने इकोनॉमी को बूस्ट किया। 18वीं सदी में मध्य प्रदेश की महेश्वरी साड़ी को इतना प्रमोट किया कि आज इसे जीआई टैग मिला हुआ है। और दूसरी तरफ उनका धार्मिक और सांस्कृतिक योगदान। उन्होंने पूरे भारत में कई बड़े तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया। मतलब व्यापार और आध्यात्म दोनों ही क्षेत्रों में उनकी गहरी छाप है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वाराणसी का प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक इस मंदिर का 1780 में अहिल्याबाई ने जो पुनर्निर्माण करवाया, वो हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और हाँ, एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि बाद में 1835 में महाराजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर सोने की परत चढ़वाई थी। तो ये अलग अलग शासकों के साझा प्रयासों का कितना शानदार उदाहरण है। इसके अलावा 1787 में उन्होंने बिहार के गया में फल्गु नदी के किनारे स्थित विष्णुपद मंदिर का भी पुनर्निर्माण करवाया था। ये मंदिर भगवान विष्णु के पवित्र पदचिन्हों के लिए मशहूर है। एक क्षेत्रीय रानी होते हुए भी पूरे देश के सांस्कृतिक ताने बाने को इस तरह से जोड़ना सच में बहुत ही विजनरी कदम था। अब रुख करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक का, मराठा किले और यूनेस्को। नेशनल हेरिटेज से आगे बढ़कर अब हम ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करते हैं। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के इन 12 मराठा किलों को देखिए। 17वीं और 19वीं सदी के इन किलों को अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। और इसी के साथ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। तो यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि यूनेस्को किसी भी साइट को चुनता कैसे है। 1972 के वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के मुताबिक किसी भी जगह में OUV यानी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू या यूं कहें कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य का होना जरूरी है। इन मराठा किलों की शानदार मिलिट्री स्ट्रैटेजी और बनावट ने इस क्राइटेरिया को एकदम सटीक तरह से पूरा किया। वैसे आपको बता दूं कि भारत 1977 से ही इस कन्वेंशन का एक बहुत एक्टिव मेंबर रहा है। चलिए अब आते हैं हमारे चौथे टॉपिक पर, 4 पेट्रा और एलोरा की गुफाएं। यह हेरिटेज डिप्लोमेसी का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। भारत और जॉर्डन के बीच एक ट्विनिंग एग्रीमेंट साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट ने जॉर्डन के पेट्रा और हमारे महाराष्ट्र की एलोरा गुफाओं को एक साथ ला दिया है। दोनों ही जगहें अपनी रॉक कट वास्तुकला यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई कला के लिए दुनिया भर में फेमस है। हालांकि दोनों का समय बिल्कुल अलग है। पेट्रा 3री सदी ईसा पूर्व में सिल्क रूट पर बना था, जबकि एलोरा 6ठी से 10वीं सदी के बीच बना, जहां 34 अद्भुत गुफाएं और पहाड़ को काटकर बनाया गया विशाल मोनोलिथिक कैलाश मंदिर मौजूद है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, 5 मुगल शाही वास्तुकला। मुगलों के समय, खासकर शाहजहां के दौर में आर्किटेक्चर अपने एकदम चरम पर था। आगरा में मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाना हो या दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद का निर्माण, ये सब उन्हीं के विजन का हिस्सा था। एक और बड़ा कदम जो उन्होंने उठाया वो था शाही राजधानी को आगरा से नई बसाई गई दिल्ली यानी शाहजहानाबाद शिफ्ट करना। इसी नई राजधानी का एक बहुत ही अहम और रणनीतिक हिस्सा था तुर्कमान गेट, जो आज भी उनके उस दौर के शानदार इतिहास की याद दिलाता है। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे सामने आता है। आज हम प्राचीन महेश्वरी साड़ी को जीआई टैग दे रहे हैं या पेट्रा और एलोरा के बीच यूनेस्को ट्विनिंग एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये जो आधुनिक मान्यताएं हैं, ये हमारे प्राचीन व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को देखने का नजरिया कैसे बदल रही हैं। ये कोई साधारण फैक्ट्स नहीं है, बल्कि हमारे इतिहास के अलग अलग डॉट्स को कनेक्ट करने का जरिया है। इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की हमारी इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये शानदार एक्सप्लेनर।
आज हम आधुनिक भारतीय इतिहास के उन अहम पन्नों को पलटेंगे जो अक्सर हमारी नजरों से छुप जाते हैं, यानी हमारे स्थानीय और आदिवासी विद्रोह। यूपीएससी प्रीलिम्स जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ये टॉपिक लिटरली एक गेम चेंजर है, क्योंकि इतिहास सिर्फ तारीखों का रट्टा मारना नहीं है ना, ये असल में उन संघर्षों की कहानी है जिस मजबूत बुनियाद पर आज हम एक आजाद देश के रूप में खड़े हैं। तो आज के हमारे इस सफर के अहम पड़ाव क्या होंगे? सबसे पहले रानी वेलू की शुरुआती चुनौती, फिर हम जानेंगे बुद्धू नोनिया और नमक बनाने वालों की कहानी, उसके बाद बिरसा मुंडा का महान उलगुलान, रंपा विद्रोह और वन अधिनियम, और आखिर में इन गुमनाम नायकों के सम्मान की बात। ये पूरी टाइमलाइन हमें 18वीं सदी के राजघरानों से सीधे 20वीं सदी के आदिवासी नेताओं तक ले जाएगी। अब सीधे फैक्ट्स में गोता लगाने से पहले एक पल के लिए जरा सोचिए, 18वीं सदी की एक रानी, एक ट्राइबल फॉरेस्ट मूवमेंट और 1930 के दांडी मार्च में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? पहली नजर में शायद कुछ भी नहीं, राइट? लेकिन असल में अलग अलग वक्त और जगहों पर होने के बावजूद दमनकारी नीतियों के खिलाफ इनकी स्पिरिट बिल्कुल एक जैसी थी। स्क्रीन पर दिख रही ये टाइमलाइन एकदम साफ कर देती है कि कैसे छिटपुट लगने वाली ये बगावतें वक्त के साथ एक विशाल स्वतंत्रता आंदोलन में तब्दील हो गईं। 1772 में रानी वेलू के पति की शहादत से लेकर 1922 के रंपा विद्रोह तक ये पूरा सफर हमें दिखाता है कि लोगों में अपने हकों के प्रति जागरूकता कैसे लगातार बढ़ रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, प्रारंभिक चुनौती रानी वेलू। सीधा चलते हैं 1770 के दशक के दक्षिण भारत में, जहां अपनी स्वायत्ता बचाने की एक बहुत ही पावरफुल और कामयाब कोशिश हुई थी। जरा इस तस्वीर पर गौर करें, ये रानी वेलू नचियार हैं, और सच कहूं तो इनकी कहानी आपको एकदम हैरान कर देगी। इन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाली भारत की पहली रानी माना जाता है। शिवगंगा की इस शासक का जो अदम्य साहस था, वो इतिहास के पन्नों में आज भी पूरी गूंज के साथ दर्ज है। हुआ ये था कि 1772 में अंग्रेजों ने इनके पति की हत्या कर दी थी, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। उन्होंने जबरदस्त स्ट्रैटेजी दिखाई। वो अंडरग्राउंड हुई और हैदर अली जैसी ताकतों के साथ एक बेहद सॉलिड गठबंधन तैयार किया। इसी कूटनीति का नतीजा था कि 1780 में उन्होंने तमिलनाडु में अपना शिवगंगा साम्राज्य अंग्रेजों से वापस छीन लिया। मतलब सही रणनीति हो तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बुद्धू, नोनिया और नमक बनाने वाले। साउथ से अब सीधा नॉर्थ इंडिया, खासकर बिहार की तरफ चलते हैं, जहां शुरुआती ब्रिटिश राज में किसानों के भयंकर शोषण की कहानी सामने आती है। नोनिया समुदाय पारंपरिक रूप से नमक बनाने और खेती का काम करता था, खासकर सारण, वैशाली और पूर्णिया जैसे इलाकों में। कंपनी के अफसरों और जमींदारों ने इन पर इतने भारी टैक्स लगाए कि इनका जीना मुहाल हो गया। और फिर इस जुल्म के खिलाफ 18वीं सदी में किसान नेता बुद्धू नोनिया की लीडरशिप में एक जबरदस्त विद्रोह भड़क उठा। यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि बुद्धू नोनिया का यह आंदोलन कैसे इतिहास के दो अलग अलग दौर को आपस में जोड़ता है। उनके द्वारा शुरू किया गया ये शुरुआती लोकल विद्रोह एक ऐसी चिंगारी बना जिसने आगे चलकर 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन में नोनिया समुदाय की हिस्सेदारी की मजबूत नींव रखी। ये कोई छोटी बात नहीं है। चलिए अब तीसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा का महान उलगुलान। ये देखना बहुत अहम है कि 19वीं सदी के आखिर में छोटा नागपुर इलाके में ये संघर्ष कैसे एक बड़े ट्राइबल मूवमेंट में बदल गया। एग्जाम के नजरिए से इस उलगुलान शब्द को बिल्कुल पक्का कर लीजिए। इसका मतलब ही होता है महान विद्रोह। बिरसा मुंडा, जिन्हें आदिवासी पूरे सम्मान से धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता कहते हैं, उन्होंने आदिवासी स्वायत्तता और मुंडा राज वापस लाने के लिए इस भयंकर आंदोलन का बिगुल फूंका था। अब ये उलगुलान रातों रात तो नहीं हुआ। इसका असली ट्रिगर पॉइंट था खूंट-कट्टी सिस्टम का टूटना। ये मुंडा जनजाति की अपनी पारंपरिक सामुदायिक भूमि व्यवस्था थी। जब बाहरी लोगों ने, जिन्हें दीकू कहा जाता था, इस सिस्टम को बर्बाद करना शुरू किया, तब जाके बगावत की असली आग भड़की। ये टेबल उस पूरे विद्रोह के कारण और असर को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ था दीकुओं का भारी शोषण और बेटबिगारी यानी जबरन मजदूरी, और दूसरी तरफ इसके जवाब में हुए इस ऐतिहासिक विद्रोह का सीधा नतीजा था 1908 का छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। इस कानून ने पहली बार ट्राइबल जमीनों को कानूनी सुरक्षा दी। सच में एक बहुत बड़ी जीत। अब रुख करते हैं चौथे हिस्से का, रंपा विद्रोह और वन अधिनियम। 20वीं सदी की शुरुआत में आंध्र प्रदेश में कुछ खास औपनिवेशिक कानूनों ने एक और बड़े बगावत को जन्म दिया।
यहाँ एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, पोडू। कोया जैसे आदिवासी समुदायों के लिए ये सिर्फ शिफ्टिंग कल्टीवेशन या खेती का तरीका नहीं था, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी इसी पर टिकी थी। जब अंग्रेजों ने अचानक इस पर बैन लगा दिया तो एक तरह से उन्होंने आदिवासियों के मुंह से उनका निवाला ही छीन लिया। और यही वजह बनी रंपा विद्रोह की। 1882 का ये दमनकारी मद्रास वन अधिनियम वो सीधा स्ट्रक्चरल कारण था जिसने गोदावरी एजेंसी इलाके में आदिवासियों की जिंदगियों में उथल-पुथल मचा दी और उन्हें हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। यही एंट्री होती है अल्लूरी सीताराम राजू की, जिन्हें मन्यम वीरुडू यानी जंगल का नायक भी कहा जाता है। शुरुआत में तो वे गांधी जी के असहयोग आंदोलन से प्रेरित थे, लेकिन जब जुल्म हद से गुजर गया तो उन्होंने इन काले वन कानूनों के खिलाफ कोया आदिवासियों के एक सशस्त्र विद्रोह की कमान संभाली। 1924 में अपनी शहादत तक वो अंग्रेजों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बने रहे। फाइनली हम अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, हमारे गुमनाम नायकों का सम्मान। आइए देखते हैं कि आज के दौर में इतिहास की इन अहम कड़ियों को कैसे सहेजा जा रहा है। आज आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसी पहल पूरे देश में हमारे इन गुमनाम नायकों को वो सम्मान दे रही है जिसके वो हमेशा से हकदार थे। इसी कड़ी में हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और हाँ, ये फैक्ट बिल्कुल मत भूलिएगा कि साल 2025 बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती का खास मौका है। यूपीएससी के लिए ये पॉइंट पक्का काम का है। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ क्या है? यही कि इन स्थानीय बगावतों की अहमियत सिर्फ एग्जाम के सिलेबस या इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। इन गुमनाम नायकों ने उन अधिकारों की मजबूत नींव रखी जिनका फायदा आज हम सभी एक आज़ाद नागरिक के रूप में उठा रहे हैं। तो जरा सोचिए, इतिहास के पन्नों में ऐसे कितने और गुमनाम विद्रोह होंगे जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। इसी अहम सवाल के साथ आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं खत्म करते हैं। हेलो और वेलकम। देखिए, आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ ऐसे फाउंडेशनल पिलर्स को डिकोड करने वाले हैं जिन्होंने हमारे देश की दिशा तय की। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक्सप्लेनर आपके लिए लिटरली एक बहुत जरूरी फोकस्ड रिव्यू होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे डाइव इन करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, हमारे नेशनल फ्लैग के डिजाइन और वेदारण्यम के उस ऐतिहासिक सॉल्ट मार्च में आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? ये एक ऐसी कड़ी है जो दादा भाई नारोजी, पिंगली वेंकैया और सी राजगोपालाचारी जैसे दिग्गजों को एक साथ जोड़ती है। और यही सवाल आज के हमारे इस पूरे डिस्कशन का बेस सेट करेगा। ये रहा आज का हमारा रोड मैप। हम इन 5 मेजर थीम्स को कवर करेंगे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से लेकर आज़ादी के बाद की उन कॉम्प्लेक्स आइडियोलॉजिकल डिबेट्स तक जिसने मॉडर्न इंडिया का रास्ता तय किया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन थ्योरी की। 200। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हाल ही में हमने दादा भाई नौरोजी की 200वीं जयंती मनाई है, जिन्हें हम प्यार से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये माइलस्टोन याद दिलाता है कि उनका इंटेलेक्चुअल योगदान कितना पुराना और कितना फाउंडेशनल रहा है हमारी आज़ादी की लड़ाई में। नौरोजी, जो बाय द वे 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट पेश किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। बेसिकली उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव किया कि कैसे ब्रिटिशर्स लगातार इंडिया का पैसा, इंडिया का वेल्थ ब्रिटेन भेज रहे थे और बदले में इंडिया की इकोनॉमी को लिटरली कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये वेल्थ ड्रेन ऑपरेट कैसे करता था। उन्होंने इसका पूरा मैकेनिज्म ब्रेकडाउन किया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स की हेवी सैलरीज, उनके अपने एंटरप्राइजेस के ह्यूज प्रॉफिट्स, उनके रिटायर्ड स्टाफ की पेंशन्स और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन को पे किए जाने वाले होम चार्जेस। ये कोई छोटे मोटे नंबर्स नहीं थे, ये कॉलोनियल रूल का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा आर्थिक सच था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट पर, सिंबल्स एंड द लेजिस्लेचर। हमारा तिरंगा आज जैसा दिखता है वैसा हमेशा से नहीं था। 1906 से 1947 तक इस फ्लैग का एक लंबा एवोल्यूशन रहा है। और इस एवोल्यूशन में एक नाम जो हमेशा हाईलाइट होता है वो है पिंगली वेंकैया जी का, जिन्हें लोग प्यार से झंडा वेंकैया बुलाते थे। और एक मजेदार फैक्ट बताऊं, एक फ्रीडम फाइटर और एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ वो साउथ अफ्रीका में एक डायमंड माइनर और एक किसान भी रह चुके थे। फ्लैशबैक टू 1921, विजयवाड़ा के कांग्रेस सेशन में पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी को एक फ्लैग डिजाइन प्रेजेंट किया। उस ओरिजिनल डिजाइन में मेन रंग थे लाल और हरा,
जो ब्रॉडली हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज को दर्शाते थे। फिर गांधी जी के सुझाव पर इसमें एक सफेद पट्टी जोड़ी गई ताकि देश के बाकी सभी कम्युनिटीज को भी बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ये डिजाइन हमारे आज के नेशनल फ्लैग का एक बहुत ही क्रूशियल स्टेपिंग स्टोन था। एक तरफ जहां सड़कों पर नेशनल आइडेंटिटी बन रही थी, वहीं इंस्टीट्यूशनल लेवल पर एक अलग ही लड़ाई लड़ी जा रही थी। ये देखिए, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्ट्रक्चर, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत बनाया गया था, ये इंपीरियल लेजिस्लेचर का लोअर हाउस था। हालांकि रियलिटी ये थी कि गवर्नर जनरल के पास तब भी ओवरराइडिंग पावर्स थे। एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते इस पावर स्ट्रक्चर को एक्यूरेटली समझना बहुत अहम है। और जब हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो विट्ठल भाई पटेल का जिक्र जरूर आता है। सरदार पटेल के बड़े भाई विट्ठल भाई की जर्नी देखिए। 1918 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में चुने गए और ठीक एक सदी पहले अगस्त 1925 में उन्होंने एक मैसिव ऐतिहासिक माइलस्टोन हासिल किया। वो इस असेंबली के पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने। ये कॉलोनियल अथॉरिटी के ठीक नाक के नीचे भारतीय नेताओं की पॉलिटिकल कैपेबिलिटी का एक बहुत बड़ा प्रूफ था। अब आते हैं हमारे तीसरे भाग पर, रेवोल्यूशनरी फ्रीडम स्ट्रगल। इंस्टीट्यूशंस के बाहर एक और अप्रोच थी, आर्म्ड रेजिस्टेंस। हाल ही में देश ने काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं एनिवर्सरी मनाई है, तो इसकी टाइमलाइन मैप करना बहुत जरूरी हो जाता है। 1924 में कानपुर में HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फॉर्म हुआ। फिर 1925 में उन्होंने काकोरी एक्शन एग्जीक्यूट किया और बाद में 1928 में ये ग्रुप HSRA के रूप में रीऑर्गेनाइज हुआ। इन महान क्रांतिकारियों को देखिए, रामप्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चैटर्जी, ये HRA के फाउंडर्स थे। साथ में अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और रोशन सिंह, ये सब काकोरी एक्शन के मेन आर्किटेक्ट्स थे। और पता है, इस एक्शन का मेन पर्पस सिर्फ ब्रिटिश खजाना लूटना नहीं था। इसका एक बहुत बड़ा मकसद आम लोगों के बीच क्रांति की चिंगारी जलाना था। इन्होंने आगे चलकर भगत सिंह जैसे नेताओं के लिए ग्राउंड तैयार किया। चलिए अब शिफ्ट करते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, द एरा ऑफ सी राजागोपालाचारी, कीपर ऑफ माई कॉन्शियंस। जरा सोचिए, महात्मा गांधी जैसे नेता किसी के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। ये कोट अपने आप में इतना प्रोफाउंड है। ये परफेक्टली इलिस्ट्रेट करता है कि राजा जी की मॉरल अथॉरिटी और उनका कैरेक्टर फ्रीडम मूवमेंट में कितना ऊंचा था और उन पर कितना अटूट विश्वास किया जाता था। और उनका पॉलिटिकल फुटप्रिंट लिटरली मैसिव था। 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया, राजा जी ने मद्रास में वेदारण्यम सॉल्ट सत्याग्रह लीड किया। वो मद्रास प्रेसिडेंसी के प्रीमियर रहे। 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के डेडलॉक को तोड़ने के लिए उन्होंने CR फॉर्मूला प्रपोज किया। आज़ादी के बाद वो फ्री इंडिया के इकलौते और आखिरी इंडियन गवर्नर जनरल बने और बाद में फ्री मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए उन्होंने 1959 में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की, एन एब्सोल्यूट पावर हाउस। आखिर में हम आते हैं अपने पांचवें और फाइनल सेक्शन पर, पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नेंस। आज़ादी के तुरंत बाद जो देश में गवर्नेंस और आइडियोलॉजी को लेकर कॉम्प्लेक्स डिबेट्स हुई, उन्हें समझने के लिए हिंदू महासभा का रोल देखना बहुत रेलेवेंट है। 1915 में स्थापित हुई इस ऑर्गेनाइजेशन में विनायक दामोदर सावरकर और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे की लीडर्स थे। इन्होंने हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और अखंड भारत के विजन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया। गवर्नेंस की ये आइडियोलॉजिकल टेंशन 1950 में बिल्कुल अपने पीक पर थी। एक तरफ था नेहरू लियाकत पैक्ट, जिसका एम पार्टीशन के बाद दोनों देशों में माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टी और राइट्स को प्रोटेक्ट करना था। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो उस वक्त नेहरू कैबिनेट में इंडस्ट्री एंड सप्लाई मिनिस्टर थे, उनका इस पैक्ट के फ्रेमवर्क से स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट था। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने विरोध में कैबिनेट से इस्तीफा ही दे दिया। एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे, ये कोट उनका सिग्नेचर स्लोगन बन गया। इस इस्तीफे के बाद उन्होंने भारतीय जनासंघ की स्थापना की और इसी नारे के साथ उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 के प्रोविजंस का विरोध किया। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ये एक मेजर आइडियोलॉजिकल फ्लैश पॉइंट माना जाता है। डॉक्टर मुखर्जी की लाइफ ट्रेजेक्ट्री बहुत इवेंटफुल रही। 1934 में सिर्फ 33 साल की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के यंगेस्ट वाइस चांसलर बनने से लेकर आज़ाद भारत की पहली कैबिनेट में सर्व करने और फिर 1951 में भारतीय जनसंघ फॉर्म करने तक। 1953 में जम्मू कश्मीर में एक प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें अरेस्ट किया गया, जहां कस्टडी में ही उनकी ट्रेजेडी भरी डेथ हो गई।
उनकी ये जर्नी आज भी भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझने के लिए क्रूशल है। तो दादा भाई नरोजी की वेल्थ ड्रेन थ्योरी से लेकर फ्रीडम स्ट्रगल की इंस्टीट्यूशनल और रेवोल्यूशनरी लड़ाई और आज़ादी के बाद की स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल डिबेट्स तक, ये सब देखने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। इन अलग अलग विचारधारा वाले नेताओं ने जो प्रेसिडेंट सेट किए हैं, वो आज की मॉडर्न इंडियन स्टेटक्राफ्ट को कैसे शेप कर रहे हैं। यूपीएससी प्रिपरेशन में सिर्फ फैक्ट्स को याद मत कीजिए, उनके इम्पैक्ट को एनालाइज कीजिए। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। कीप एनालाइजिंग एंड कीप लर्निंग। हेलो और स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। हम भारत के स्वतंत्रता पूर्व सामाजिक सुधार आंदोलनों की गहराई में उतरने वाले हैं। देखिए, जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं ना, तो अक्सर हमारा पूरा ध्यान सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयों और स्वतंत्रता संग्राम पर ही रह जाता है। लेकिन आज हम इसके पैरेलल चल रही एक और बहुत बड़ी लड़ाई पर बात करेंगे, समाज के भीतर ही समानता की लड़ाई। और हाँ, अगर आप यूपीएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बिल्कुल क्रूशल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीजों पर बात करने वाले हैं। हम इसे 4 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे सुधार के शुरुआती बीजों से, फिर हम वाईकॉम सत्याग्रह की बात करेंगे, उसके बाद श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच हुए उस ऐतिहासिक संवाद को समझेंगे, और अंत में दक्षिण भारत के बड़े ही रैडिकल आत्मसम्मान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए हमारे पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, सुधार के शुरुआती बीज और 19वीं सदी के अंत की जागृति। राजनीतिक स्तर पर बड़े जन आंदोलनों के शुरू होने से दशकों पहले ही समानता की एक बहुत मजबूत बौद्धिक नींव रखी जा रही थी। अब स्क्रीन पर दिख रही ये टाइमलाइन देखिए। 1873 से लेके 1925 तक के ये लैंडमार्क इवेंट्स हमें बताते हैं कि कैसी छोटे छोटे विचार एक बड़े आंदोलन में बदल गए। यूपीएससी प्रीलिम्स में अक्सर घटनाओं का कालक्रम या क्रोनोलॉजी पूछी जाती है, तो इसे अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। वैसे एक दिलचस्प बात बताऊं, इसी बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना के दौर में हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम की भी रचना हुई थी, जिसकी हम 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो इस सफर की जो पहली बड़ी कड़ी है वो है सत्यशोधक समाज। 1873 में ज्योतिराव फुले ने इसकी स्थापना की थी। ये समाज के हाशिए पर रहने वाले समुदायों, खासकर शूद्रों और दलितों के उत्थान के लिए उठाई गई एक बेहद मजबूत और शुरुआती आवाज थी। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये कि इस साल हम आर्य समाज की 150वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसे शुरू किया था और उनका मशहूर नारा था, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर पर जोर दिया और सबसे बड़ी बात, जन्म आधारित जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया। एग्जाम पर्सपेक्टिव से इनकी ये विचारधारा और इनका समय दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, वाईकॉम सत्याग्रह। 20वीं सदी की शुरुआत तक आते आते जो बातें सिर्फ विचारों और किताबों तक सीमित थी, वो अब जमीनी स्तर पर एक संगठित प्रतिरोध का रूप ले रही थी। 1924-25 का वाईकॉम सत्याग्रह भारत के सबसे महत्वपूर्ण जाति विरोधी आंदोलनों में से एक माना जाता है। अब बस कल्पना कीजिए, केरल के त्रावणकोर में हुआ यह आंदोलन कोई बहुत बड़ी राजनीतिक मांग नहीं था, बल्कि ये दबे कुचले वर्गों के लिए मंदिर के आसपास की सार्वजनिक सड़कों पर चलने के बुनियादी इंसानियत वाले अधिकार को हासिल करने की लड़ाई थी। अब हम आते हैं एक बहुत ही ऐतिहासिक पल पर, गुरु और गांधी का संवाद। 12 मार्च 1925 को केरल के शिवगिरी मठ में महात्मा गांधी और श्री नारायण गुरु के बीच एक मुलाकात हुई थी। इसे आप सचमुच 2 महान विचारधाराओं के एक बड़े शिखर सम्मेलन की तरह देख सकते हैं। श्री नारायण गुरु, जो खुद एजावा समुदाय से आते थे, उन्होंने समाज में फैले जातिगत भेदभाव को बिल्कुल करीब से देखा था। उनका ये जो मशहूर कोट है ना, मानव जाति के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर, ये समानता को लेकर उनके विजन को एकदम स्पष्ट और बहुत ही पावरफुल तरीके से सामने रखता है। अब जरा इन दोनों नेताओं के नजरिए को आमने सामने रखकर देखते हैं। देखिए, दोनों ही अस्पृश्यता या छुआछूत के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन वर्ण व्यवस्था को लेकर दोनों की सोच एकदम अलग थी। श्री नारायण गुरु ने वर्ण व्यवस्था के किसी भी धार्मिक आधार को सिरे से नकार दिया। वो चाहते थे कि इसे जड़ से उखाड़ फेंका जाए। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को पाप तो माना, लेकिन उन्होंने हिंदू वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हुए उसमें धीरे धीरे आंतरिक सुधार लाने की बात कही। और ये चीज शानदार ढंग से दर्शाती है कि दार्शनिक स्तर पर उनके रास्ते कितने अलग थे। धर्म परिवर्तन का विरोध तो दोनों ने किया, लेकिन जब बात अहिंसा की आई
तो हम सब जानते हैं कि गांधी जी के लिए अहिंसा एक परम यूनिवर्सल सिद्धांत था। इसके उलट श्री नारायण गुरु ने अहिंसा का समर्थन जरूर किया, लेकिन एक प्रैक्टिकल अप्रोच के तौर पर। उनके लिए यह हर परिस्थिति में लागू होने वाला कोई अंतिम नियम नहीं था। अगर हम इस पूरी चर्चा को समराइज करें तो आप देखेंगे कि वंचितों के उत्थान के लिए दोनों की प्रायोरिटीज बिल्कुल अलग थीं। श्री नारायण गुरु का फोकस पूरी तरह से शिक्षा और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने पर था, जबकि गांधी जी का मुख्य ध्यान समाज के नैतिक उत्थान और उन्हें उनकी आध्यात्मिक गरिमा वापस दिलाने पर था। खैर, अब रुख करते हैं हमारे चौथे और आखिरी सेक्शन का, आत्मसम्मान आंदोलन यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये हमें ले जाता है 1925 के दक्षिण भारत में, जहां समानता की ये लड़ाई एक बहुत ही रैडिकल और मुखर रूप ले रही थी। चलिए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे बढ़ा। आपको पता है, इस साल हम इस आत्मसम्मान आंदोलन के 100 साल भी पूरे कर रहे हैं। 1925 में ईवी रामास्वामी पेरियार द्वारा शुरू किया गया ये आंदोलन सिर्फ एक सुधार नहीं था, इसे अरिवु विदुतलाई यक्कम यानी बुद्धि को मुक्त करने का आंदोलन कहा गया। इसका सीधा सा मकसद था जातिगत ऊंच नीच को खत्म करना और धार्मिक रूढ़िवादिता की जगह रैशनलिज्म या तर्कवाद को बढ़ावा देना। और इस पूरी क्रांति के पीछे जो चेहरा था वो थे ईवी रामास्वामी। लोग उन्हें बेहद सम्मान से पेरियार बुलाते थे। वायकॉम सत्याग्रह में उनकी भूमिका इतनी अहम थी कि उन्हें वायकॉम वीरन का टाइटल मिला था। उन्होंने कूड़ी अरासू नाम की पत्रिका निकाली और इस बात की पुरजोर वकालत की कि भाई हर समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में सरकारी अधिकार मिलने चाहिए। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि पेरियार ने इन क्रांतिकारी विचारों को सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं रखा। उन्होंने बाकायदा एक संस्था बनाई जिसे द्रविड़ कड़गम या डीके कहा गया। इस संगठन का अल्टीमेट गोल था जाति व्यवस्था का पूरी तरह से खात्मा और हर इंसान के लिए समानता और आत्मसम्मान। अगर हम स्वतंत्रता से पहले के इस पूरे रिफॉर्म लैंडस्केप को एक साथ रखकर देखें तो आपको समझ आएगा कि पूरे भारत में सामाजिक न्याय के लिए कैसे अलग अलग संस्थाएं आकार ले रही थीं। 1903 में श्री नारायण गुरु का एसएनडीपी योगम, 1924 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की बहिष्कृत हितकारिणी सभा, गांधी जी की अस्पृश्यता विरोधी लीग और पेरियार की पार्टी, इन सभी ने अपने अपने तरीके से एक न्यायपूर्ण समाज बनाने की कोशिश की। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी में अक्सर संस्था और उनके संस्थापकों को मैच करने वाले सवाल आ जाते हैं, तो ये लिस्ट आपके बहुत काम आएगी। तो अंत में एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आज जब हम आर्य समाज के 150 साल और आत्मसम्मान आंदोलन के 100 साल पूरे होने के गवाह बन रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि एक सदी से भी पहले जो ये समानता के ब्लूप्रिंट्स तैयार हुए थे, वो आज के आधुनिक भारत को किस तरह आकार दे रहे हैं। ये चर्चा हमें बताती है कि समानता की ये खोज इतिहास का कोई बंद पन्ना नहीं, बल्कि आज भी चलने वाली एक प्रक्रिया है। तो इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और हाँ, इतिहास की इन परतों को गहराई से समझने की अपनी जिज्ञासा को ऐसे ही बनाए रखिए। नमस्ते। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, जब हम यूपीएससी की बात करते हैं ना, तो भारत की संस्कृति और त्योहारों को सिर्फ रटना काम नहीं आता। हमें उनके पीछे की कहानी, उनके भौगोलिक संबंधों को समझना पड़ता है। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम इन सारे तथ्यों को एक कहानी की तरह जोड़ेंगे, जिससे इन्हें याद रखना आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए सीधा इन तस्वीरों पर नजर डालते हैं। ये सिर्फ चित्र नहीं है, बल्कि भारत की जीवंत आत्मा है। एक तरफ शास्त्रीय नृत्य की बारीकियां हैं, तो दूसरी तरफ हमारी लोक कलाएं और पारंपरिक अनुष्ठान। यही वो असल दृश्य शब्दावली है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत को गढ़ती है, और इसी विविधता को डिकोड करना हमारे आज के सफर का मुख्य लक्ष्य है। आज की इस चर्चा को हम 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, देवियां और फूलों से जुड़े उत्सव। दूसरा, हमारी समृद्ध जनजातीय परंपराएं और उनके अनोखे नृत्य। और तीसरा, भक्ति, परंपरा और आधुनिक कानून के बीच का दिलचस्प टकराव। इस तरह बांटकर पढ़ने से चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगी। चलिए, अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम बात करेंगे ईश्वरीय स्त्री शक्ति और प्रकृति के उस खूबसूरत रिश्ते की, जिसे भारत के अलग अलग कोनों में पूजा जाता है।
शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के गांदरबल से। यहाँ मनाया जाता है बेहद पवित्र खीर भवानी महोत्सव। अब परीक्षा के नजरिए से यहाँ 2 कीवर्ड्स बिल्कुल रट लीजिए। पहला, ज्येष्ठ अष्टमी, जिस दिन यह आयोजित होता है, और दूसरा, देवी राग्यन्या देवी, जो माँ दुर्गा का ही एक रूप है। नाम से ही साफ है, इस अनुष्ठान में भक्त मुख्य रूप से देवी को खीर का भोग लगाते हैं, जो इस उत्सव की एक अनोखी पहचान है। अब देखिए, इस अगले उत्सव के बारे में जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है ना, वो है इसका प्रकृति के चक्र से जुड़ाव। हम बात कर रहे हैं असम के कामाख्या मंदिर में लगने वाले अम्बुबाची मेले की। अम्बुबाची का मतलब ही है बहता हुआ पानी। ये मेला असल में देवी के मासिक धर्म का प्रतीक है, जिसे हम पृथ्वी की उर्वरता और मानसून के आने के जश्न के तौर पर मनाते हैं। हैला कितनी अद्भुत सोच, पृथ्वी को एक उर्वर स्त्री के रूप में पूजना। थोड़ा दक्षिण की तरफ चलें तो तेलंगाना का बथुकम्मा महोत्सव आता है। सितंबर-अक्टूबर में होने वाले इस बेहद खूबसूरत पुष्प उत्सव का अर्थ है माँ भवानी जीवित हो आओ। इसमें देवी गौरी की पूजा होती है। लेकिन रुकिए, जो फैक्ट इसे ऐतिहासिक रूप से सबसे खास बनाता है वो ये है कि इसका सीधा कनेक्शन प्राचीन चोल राजवंश के राजा धर्मंगद और रानी सत्यवती से जोड़ा जाता है। फूलों की ये शानदार सजावट और चोल साम्राज्य का ये लिंक, इसे बिल्कुल याद रखिएगा। चलिए अब अपने विश्लेषण के दूसरे भाग पर आते हैं। भारत के आदिवासी समुदायों ने अपनी सदियों पुरानी कलाओं को कैसे सहेज कर रखा है, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। राज्यों और उनकी जनजातीय परंपराओं को याद रखने के लिए ये टेबल एक बहुत ही बेहतरीन टूल है। असम के बोडो लोगों का बागरुम्बा, छत्तीसगढ़ के मारिया का बाइसन हॉर्न नृत्य, हिमाचल का प्राचीन राउलन्या अनुष्ठान और बस्तर का पुंडुम। बस इन नामों को उनके राज्यों और जनजातियों से जोड़ लीजिए, फिर आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। चलिए इन्हें थोड़ा करीब से समझते हैं। सबसे पहले है बगरुम्बा नृत्य। असम की बोडो महिलाओं का ये नृत्य प्रकृति की सुंदरता का क्या कमाल का प्रदर्शन है। इसे बटरफ्लाई डांस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें महिलाएं बिल्कुल तितलियों और पक्षियों की तरह हरकतें करती हैं। ये सब बोडो नववर्ष यानी बविसागु के जश्न का हिस्सा है। और हाँ, इस दौरान वो जो खास पारंपरिक पोशाक पहनती है ना, उसे दोखुना कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जब हम मध्य भारत, खासकर छत्तीसगढ़ को देखते हैं, तो वहाँ की आदिवासी पहचान एकदम अलग और अनोखी है। गोंड समुदाय की उपजाति मारिया द्वारा किए जाने वाले इस नृत्य को देखिए। नर्तक सचमुच में बाइसन यानी जंगली भैंसे के सींगों वाली एक खास टोपी पहनते हैं। वहीं दूसरी तरफ है बस्तर पंडुम महोत्सव, जहां गोंड और मुड़िया जनजातियां एक साथ मिलकर सामुदायिक दावतें करती हैं और स्थानीय देवताओं व प्रकृति की आत्माओं को पूजती हैं। चलिए अब वापस पहाड़ों की तरफ हिमाचल प्रदेश के किन्नौर चलते हैं। यहाँ का राउलन्या महोत्सव कोई कल की बात नहीं है, बल्कि ये करीब 5000 साल पुरानी एक रहस्यमयी परंपरा है। ये अनुष्ठान सोनीस नाम की आकाशीय परियों को समर्पित है। इसमें होता यह है कि 2 पुरुष मोटे ऊनी कपड़ों और मुखौटों से पूरी तरह ढके होते हैं। एक दूल्हा यानी रावला बनता है और दूसरा दुल्हन यानी रावलने, और फिर ये लोग एक जुलूस के रूप में नागिन नारायण मंदिर तक जाते हैं। कमाल है ना? अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी और शायद सबसे जटिल हिस्से पर आ गए हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जब गहरी धार्मिक आस्था, ऐतिहासिक परंपराएं और आज के आधुनिक कानून आमने सामने आते हैं तो क्या होता है। पहले बात करते हैं थाईपुसम महोत्सव की। यह दक्षिण भारत और पूरी दुनिया में फैले तमिल समुदाय की गहरी आस्था का प्रतीक है। जनवरी-फरवरी के थाई महीने की पूर्णिमा को यह उत्सव युद्ध और विजय के देवता भगवान मुरुगन को समर्पित होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन माता पार्वती ने बुराई का नाश करने के लिए उन्हें अजय भाला यानी वेल दिया था। इस उत्सव की सबसे खास बात इसके अनुष्ठान है। भक्त अपनी अपार श्रद्धा दिखाने के लिए भारी कावड़ी उठाते हैं और अपने शरीर को बींधते हैं यानी पियर्सिंग करते हैं। यह भक्ति का एकदम चरम और अद्भुत रूप है। लेकिन जब ऐसी ही पुरानी परंपराएं हमारे आधुनिक कानूनों से टकराती हैं तो एक बड़ी बहस खड़ी हो जाती है। गोवा का धीरियो यानी पारंपरिक सांडों की लड़ाई इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। एक तरफ गोवा के स्थानीय लोग और विधायक हैं जिनका तर्क है कि धीरियो जोश उनकी सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत और पहचान का अहम हिस्सा है, और दूसरी तरफ है हमारा कानूनी ढांचा। पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए 1996 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने और फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया।
हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस इस जटिल टकराव को निष्पक्ष रूप से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्थिति बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है कि आखिर इस कानूनी रोक का आधार क्या है। ये सब पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के विशिष्ट प्रावधानों से जुड़ा है। यह वही कानून है जिसके तहत भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाया गया था। यह कानून बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जानवरों को पीटना, उन पर ज्यादा बोझ डालना या उनकी लड़ाई आयोजित करना क्रूरता है और इसे गैर कानूनी माना जाएगा। धीर्यों जैसे आयोजनों पर रोक का यही असल वैधानिक आधार है। तो इन सब चीजों को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। भारत जैसी एक सभ्यता जिसकी सांस्कृतिक जड़ें 5000 साल से भी ज्यादा गहरी हैं, वो अपनी इस अनमोल विरासत को कैसे बचाकर रख सकती है, और वो भी तब जब उसे आज की दुनिया के आधुनिक, नैतिक और कानूनी पैमानों पर भी खरा उतरना है। क्या परंपरा और आधुनिक कानून के बीच कोई सही संतुलन बनाया जा सकता है? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आप सभी को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का। चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधा आज के इस विश्लेषण में गोता लगाते हैं। अगर आप सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो भारत की सांस्कृतिक विरासत और हमारे समुद्री इतिहास का ये संगम समझना आपके लिए बस ऑप्शनल नहीं है, ये बिल्कुल क्रूशल है। जरा इस तस्वीर को देखिए। भारत की कला, संस्कृति और हमारी प्राचीन परंपराओं की विविधता कितनी विशाल है ना? अब एग्जाम्स के नज़रिए से देखें तो इस पूरे समंदर को समझने के लिए हमें एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, एक बेहद व्यवस्थित अप्रोच की ज़रूरत होती है। तो इन सारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को दिमाग में कैसे बैठाया जाए, इसके लिए हमने आज के इस पूरे टॉपिक को 5 अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है। ग्लोबल रिकग्निशन से लेकर हमारे स्मारकों के गौरव तक हम एक-एक करके सब कुछ कवर करेंगे। चलिए, सबसे पहले पिलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को दुनिया भर में खास तौर पर यूनेस्को के जरिए कैसे पहचाना जा रहा है। अब ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यूनेस्को ने हाल ही में लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी जो सदियों पुरानी खान-पान की परंपराएं हैं, जो इनोवेशन और सस्टेनेबल तरीके हैं, वो सच में लाजवाब हैं। और ये तो बस एक उदाहरण है, पूरी पिक्चर तो इस लिस्ट में है। एग्जाम के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप इन 9 भारतीय शहरों को उनकी सही यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN कैटेगरी के साथ मैच कर सकें। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोझिकोड का संबंध साहित्य से है और मुंबई का फिल्म से। इसे एकदम रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पिलर पर। यहां हम समझेंगे कि कैसे हमारी प्राचीन भारतीय कला आज की आधुनिक समुद्री क्षमताओं को वापस जिंदा कर रही है। ये काफी दिलचस्प है। अब जरा इस टंकाई विधि पर गौर कीजिए। क्या आप यकीन करेंगे कि ये 2000 साल पुरानी एक स्वदेशी तकनीक है? इसमें लकड़ी के तख्तों को जोड़ने के लिए लोहे की कीलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता, बल्कि नारियल की रस्सियों से उन्हें सिला जाता है। इमेजिन कीजिए, बिना कील का जहाज। और ये कोई सिर्फ इतिहास की किताब की बात नहीं है। इसी 2000 साल पुरानी टंकाई विधि का इस्तेमाल करके हाल ही में INS कौंडिन्य का निर्माण किया गया है। संस्कृति मंत्रालय और नौसेना का ये प्रोजेक्ट दक्षिण पूर्व एशिया में हमारी ऐतिहासिक पहुंच को दिखाता है। बाय द वे, इसका नाम पहली सदी के उस महान नाविक कौंडिन्य के नाम पर है जिन्होंने फुनान की रानी सोमा से शादी की थी। अब आप सोचेंगे कि इस जहाज का डिजाइन आया कहां से? तो जवाब है अजंता की गुफाओं से। 1983 से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट रही इन गुफाओं में पद्मपाणि और वज्रपाणि जैसे चित्र तो हैं ही, साथ ही इन्हीं भित्ति चित्रों में 5वीं शताब्दी के उन जहाज़ों की तस्वीरें भी मौजूद हैं। है ना कमाल का कनेक्शन? चलिए अब तीसरे पिलर की ओर रुख करते हैं। यहाँ फोकस पत्थरों और गुफाओं से हटकर हमारे बेहद नाजुक लिखित इतिहास को बचाने पर है। ये टाइमलाइन देखिए। ये भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी नेशनल आर्काइव्स की पूरी जर्नी दिखाती है। 1891 में कलकत्ता में स्थापना से लेकर 1993 के पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट तक संस्कृति मंत्रालय के तहत काम करने वाली ये संस्था हमारे सरकारी दस्तावेजों की सबसे बड़ी रखवाली करने वाली है। एक तरफ ताड़ के पत्तों और छालों पर लिखी वो पुरानी नाजुक पांडुलिपियां हैं और दूसरी तरफ है उनका सुरक्षित डिजिटल भविष्य। ज्ञान भारतम पोर्टल बिल्कुल यही काम कर रहा है। ये हमारे लाखों ऐतिहासिक दस्तावेजों को डिजिटाइज करने का एक बहुत ही शानदार और वक्त की मांग वाला कदम है। अब आते हैं अपने चौथे पिलर पर। यहाँ हम देखेंगे कि संस्थाएं हमारे पुरातात्विक स्थलों की, उन पुरानी इमारतों की फिजिकल सुरक्षा कैसे करती हैं।
जब भी स्मारकों की सुरक्षा की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है ASI का, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। 1961 में बनी ये संस्था न सिर्फ इमारतों का ध्यान रखती है बल्कि 1972 के पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम के जरिए हमारी कीमती कलाकृतियों की तस्करी पर भी कड़ी नजर रखती है। इसी कड़ी में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास म्यूजियम ऑफ रॉयल किंगडम्स ऑफ इंडिया की नींव रखी गई है। ये म्यूजियम भारत की रियासतों के इतिहास और उनके योगदान को एक जगह सहेजने का एक बेहतरीन और ऐतिहासिक प्रयास है। और अब हम आ गए हैं अपने 5वें और आखिरी पिलर पर, विरासत का गौरव और सोमनाथ। यहाँ हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए, आखिर ये हेरिटेज कॉन्जर्वेशन आज हमारे ऐतिहासिक गौरव के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? देखिए, विरासत सिर्फ ईंट और पत्थर के ढांचे नहीं होते, ये हमारे इतिहास के संघर्षों और हमारे सर्वाइवल की जीती जागती कहानी कहते हैं। इसका सबसे सटीक ऐतिहासिक उदाहरण हमें अहिल्याबाई होलकर जी से मिलता है। उनका योगदान सच में अकल्पनीय है। जरा सोचिए, 18वीं सदी में उनके उसी समर्पण की बदौलत काशी विश्वनाथ और सोमनाथ मंदिर जैसे हमारे महान आध्यात्मिक केंद्रों का फिर से जीर्णोद्धार हो पाया था। और उसी महान प्रयास की याद में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जैसे आयोजन किए जाते हैं। ये पर्व हमें बार बार याद दिलाता है कि चाहे कितने ही विदेशी आक्रमण क्यों न हुए हों, हमारी सांस्कृतिक विरासत हमेशा डट कर खड़ी रही है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर कि ये ज्ञान भारतम पोर्टल और UCCN जैसी नई पहलें हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की पहचान को कैसे आकार देंगी। क्योंकि दोस्तों, ये सब सिर्फ अतीत को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की नींव को मजबूत करने के बारे में है। पढ़ते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए। UPSC प्रीलिम्स की तैयारी में इतिहास और संस्कृति का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आज हम एक जबरदस्त कल्चरल फैक्ट फाइल लेकर आए हैं। इसमें हम इतिहास, जियोग्राफिकल टैग्स और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर विवादों का एक बहुत ही क्रिस्प और टू द पॉइंट विश्लेषण करने वाले हैं, ताकि एग्जाम के लिए जरूरी सारे तथ्य बिल्कुल उंगलियों पर याद हो जाएं। जरा सोचिए, 17वीं सदी के एक महान सिख गुरु, गुजरात का चमकता हुआ दूध या सफेद संगमरमर और साउथ ईस्ट एशिया का एक प्राचीन खमेर मंदिर, इनमें आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? देखने में ये बिल्कुल अलग लगते हैं, है ना? लेकिन यही तो हमारी हिस्ट्री की खूबसूरती है। ये सभी हमारे कल्चरल कैलेडोस्कोप के अलग अलग पर बहुत ही जरूरी हिस्से हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। सबसे पहले बात करेंगे गुरु तेग बहादुर जी और सिख धर्म की, फिर देखेंगे भारत के नए GI टैग्स, उसके बाद सीधे चलेंगे कंबोडिया और थाईलैंड के प्रेय विहार मंदिर विवाद पर, और आखिर में समझेंगे ऐतिहासिक ओल चिकी लिपि का महत्व। चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जो जुड़ा है भारत के गहरे धार्मिक इतिहास से। सिख धर्म के विकास को अगर हम एक टाइमलाइन पर देखें तो कहानी शुरू होती है 15वीं शताब्दी में, जब गुरु नानक देव जी ने इस एकेश्वरवादी धर्म की नींव रखी। इसके बाद एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोड़ आता है 1675 में, जब 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, और इसके ठीक बाद 1699 में 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। प्रीलिम्स की क्रोनोलॉजी के लिए ये इवेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुरु तेग बहादुर जी का जीवन अदम्य साहस का एक जीता जागता उदाहरण है। 1621 में अमृतसर में उनका जन्म हुआ था। क्या हम जानते हैं कि आनंदपुर साहिब शहर की स्थापना उन्होंने ही की थी? बिल्कुल। 1675 में मुगल शासक औरंगजेब के आदेश पर दिल्ली में उन्हें शहीद कर दिया गया था। धार्मिक स्वतंत्रता के लिए उनके इसी सर्वोच्च बलिदान की वजह से ही उन्हें बेहद सम्मान के साथ हिंद दी चादर यानी भारत की ढाल कहा जाता है। इतिहास के इन पन्नों से आगे बढ़ते हुए अब आते हैं हमारे दूसरे विषय पर, भारत के नए GI टैग्स। ये आजकल काफी चर्चा में है। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। GI टैग आखिर है क्या? असल में ये टैग उन प्रोडक्ट्स को मिलता है जिनकी एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन होती है और जिनकी खासियत उस जगह से जुड़ी होती है। भारत में ये 1999 के एक्ट के तहत गवर्न होता है। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, ये टैग सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद इसको रिन्यू कराना पड़ता है। इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के TRIPS एग्रीमेंट से भी मान्यता मिली हुई है।
अब जरा हाल ही में मिले इन टैग्स पर नजर डालते हैं। ये सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे गुजरात का अंबाजी मार्बल, इसे अपने अनोखे दूधिया सफेद रंग के लिए टैग मिला है। फिर आता है तमिलनाडु का कुमकोणम पान का पत्ता और थोवलाई मणिक कमलाई, जिसे रूबी माला भी कहते हैं। और एक और दिलचस्प फैक्ट, गुजरात के सूरत का डायमंड को तो 2026 के लिए अभी से जीआई टैग मिल चुका है। मैच द फॉलोइंग सवालों के लिए इन्हें याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है। लोकल हेरिटेज और टैग्स के बाद अब थोड़ा इंटरनेशनल चलते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक है प्रेह विहार मंदिर विवाद। ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से इस मैप को ध्यान से देखिए। कंबोडिया और थाईलैंड की बाउंड्री पर डंगरेक माउंटेन्स स्थित हैं और यहीं मौजूद है प्राचीन प्रेह विहार मंदिर, जो इन दोनों देशों के बीच एक लंबे समय से विवाद का मुद्दा बना हुआ है। ये 9वीं से 12वीं शताब्दी के खमेर साम्राज्य के दौरान बना था और भगवान शिव को समर्पित एक शानदार हिंदू वास्तुकला का नमूना है। इस विवाद की अपनी एक कूटनीतिक टाइमलाइन रही है। 1962 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने अपना फैसला सुनाते हुए ये मंदिर कंबोडिया को सौंप दिया था, लेकिन मामला वापस तब गर्मा गया जब 2008 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद 2008 से 2011 के बीच यहाँ बॉर्डर पर सशस्त्र संघर्ष भी देखने को मिले। फाइनली 2013 में आईसीजे ने अपने पुराने फैसले की व्याख्या करते हुए इस क्षेत्र पर कंबोडिया की संप्रभुता सॉवरेनिटी को दोबारा कंफर्म किया। दोनों ही पक्षों की अपनी अपनी दलीलें थीं, जिन्हें आईसीजे ने इस तरह से रिजॉल्व किया। इंटरनेशनल बॉर्डर्स से वापस अपने देश की तरफ आते हैं। हमारा चौथा और आखिरी टॉपिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषाई धरोहर से जुड़ा है, ओल्ड चिकी लिपि। हाल ही में नई दिल्ली में ओल्ड चिकी लिपि का शताब्दी समारोह मनाया गया और इसका उद्घाटन खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। ये लिपि खास तौर पर संथाल जनजाति की भाषा संथाली को लिखने के काम आती है। एग्जाम के लिए एक सॉलिड फैक्ट याद रखने वाला ये है कि इस लिपि का आविष्कार 1925 में पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने किया था। साथ ही संथाली भाषा को हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में भी जगह मिली हुई है। ये लिपि संथाली पहचान और उनके हेरिटेज को बचाए रखने में एक गेम चेंजर साबित हुई है। तो चलिए इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ते हैं। चाहे वो गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हो, देश भर के जीआई टैग्स हों, आईसीजे का इंटरनेशनल हेरिटेज पर फैसला हो या फिर ओल्ड चिकी लिपि जैसी स्थानीय पहचान का संरक्षण, सोचने वाली बात यह है कि आखिर इन सभी तरह की धरोहरों का संरक्षण हमारे आने वाले कल की ग्लोबल आइडेंटिटी को कैसे आकार देता है। क्योंकि हेरिटेज सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, ये वो नींव है जिस पर हमारा आज और कल दोनों टिके हुए हैं। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि ये फैक्ट फाइल आने वाले एग्जाम्स के लिए फायदेमंद साबित होगी।